हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के एक मुख्य टॉपिक पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होती है आपका। ठीक है, और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है आपका रक्त अर्थात ब्लड। ये स्लाइड वाले सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत ही बेहतरीन होते हैं परीक्षाओं के लिए, तो आप सभी लोग एक एक करके सबको समझिए और उसको नोट भी करिए आपका। ठीक है ना, यहाँ से बहुत से सवाल भी परीक्षा में पूछे गए हैं आपका। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं रक्त को। देखिए यहाँ पे रक्त यानी कि ब्लड हम लोग कहते हैं, और ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हीमेटोलॉजी के नाम से जानते हैं। यह सवाल पूछता है कि रक्त के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं, तो रक्त के अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं आपका। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर प्राकृतिक कोलाइड। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये रक्त जो होता है ये होता क्या है, तो ये एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये समझो कि कोई भी विलायक अगर उसको आप छान रहे हैं, या कोई भी विलयन है या तरल पदार्थ जिसको आप छान रहे हैं, तो उसमें से पूरा 100% उसका जो है नहीं छन के निकलना चाहिए, कुछ उसका बच जाए। जैसे आप चाय बनाते हैं तो उसको जब छानते हैं तो जो चाय पत्ती होती है वो बच जाती है आपका। ठीक है ना, तो पूरा 100% उसका ना निकले, उसी को हम लोग कोलाइड के नाम से जानते हैं आपका। तो यह एक प्राकृतिक कोलाइड है आपका, यानी कि ब्लड क्या है, प्राकृतिक कोलाइड है। दूसरा आप समझिए यहाँ पे पॉइंट इसका बताया कि संयोजी ऊतक, यह एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। जो ब्लड होता है ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी कि ये पूरी बॉडी को जोड़ करके रखता है एक साथ। जैसे आप समझिए कि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता रहता है, अर्थात अगर हम लोग बात करें तो पैर से लेकर के और ब्रेन तक को ये जोड़े रखता है, अर्थात यह एक कनेक्टिव टिश्यू है, या इसे हम लोग संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं आपका। इसकी अगर हम लोग पीएच मान की बात करते हैं तो इसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 आपका। ब्लड का पीएच मान 7.4, और इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है आपका। ठीक है ना, यानी कि ब्लड का पीएच मान 7.4 और इसकी प्रकृति क्या है, क्षारीय है आपका। इसमें एक चीज ध्यान दो, 7.4 यानी कि अगर 7 से अगर ऊपर किसी तत्व का अगर हम लोग उसके अगर यहाँ पे पीएच मान की बात करें तो अगर 7 से ऊपर है तो वो क्षारीय होता है, और 7 से नीचे है अगर तो वो अम्लीय होता है आपका, वो एसिडिक होता है, और 7 पर है तो वो न्यूट्रल माना जाता है आपका। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, तो इसका 7.4 है आपका, अर्थात इसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। अगर हम लोग बात करें ब्लड की मात्रा की, तो ब्लड की जो मात्रा होती है वो मेल में यानी कि पुरुषों में ब्लड की मात्रा 5.5 लीटर होती है आपका, या आप ये भी कह सकते हैं 5 से 6 लीटर पुरुषों में होती है। महिलाओं में कितनी होती है, तो महिलाओं में 5 लीटर होती है ब्लड की मात्रा। ये हर एक स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए। ये जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन होती है सबके लिए, और सबको जानना भी यहाँ से जरूरी है आपका। तो मेल में 5.5 लीटर और फीमेल में 5 लीटर होता है। कि जो फीमेल है इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और मेल में थोड़ा हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। और एक चीज़ जान लीजिए कि अगर हीमोग्लोबिन जिस बॉडी में अधिक है उसमें आयरन भी अधिक होगा, और जब आयरन अधिक होगा तो बॉडी भी मजबूत होगी आपका। ठीक है ना, इसीलिए जो मेल की बॉडी होती है, जो पुरुषों की बॉडी होती है वो थोड़ी हार्ड होती है। पुरुषों की बॉडी हार्ड होती है और महिलाओं की बॉडी क्या होती है, सॉफ्ट होती है। क्या कारण क्या है, उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, और हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो आयरन भी कम रहेगा आपका। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं निर्माण की, यानी कि ब्लड का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है और जो है किसमें होता है, ये बात मुख्य इंपॉर्टेंट होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो निर्माण की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये वयस्क मनुष्य में जो है ये अस्थि मज्जा में इसका निर्माण किसमें होता है, अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। बोन मैरो का मतलब ये कि आप अगर हड्डियों में देखें, अगर हड्डियों के बीच में जो खोखला भाग होता है ना, उसी में जो है ये इसका निर्माण होता है आपका बोन मैरो का। और ब्लड का यहाँ पर आप देखिए इस ग्राफ में बोन मैरो का निर्माण कहाँ होता है। जैसे आप मुर्गा वगैरह खाते होंगे तो उसके बीच में जो हड्डी होती है, जिसको आप मतलब हड्डियों को चूसा जाता है, तो उसके बीच में खोखला भाग जो होता है उसी में ये बोन मैरो होता है, और यहाँ से आपका ब्लड का निर्माण होता है। तो वयस्क मनुष्य में जो है इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। और भ्रूण में, जैसे शिशु अगर भ्रूण में है, अभी गर्भाशय में उसका निर्माण हो रहा है, तो उसके ब्लड का निर्माण जो है वो लीवर में होता है, यानी कि लीवर का एक पार्ट होता है मेसोडर्म, उसमें जो है शिशु के ब्लड का निर्माण होता है। और जब तक कोई बच्चा बाहर नहीं चला आता है तब तक उसको भ्रूण ही माना जाता है आपका। तो भ्रूण में शिशु का निर्माण जो है वो लीवर में होता है आपका। ठीक है ना, मेसोडर्म में। आगे हम लोग बात करते हैं स्टोर की। तो ब्लड का जो स्टोर होता है, स्टोर हाउस कहो आप, या इसका स्टोर कहाँ पर होता है, मुख्य रूप से आप ये कहेंगे कि आरबीसी का स्टोर कहाँ पे होता है, तो स्प्लीन में होता है,
प्लीहा में होता है आपका, ठीक है ना। स्प्लीन में बाई साइड में आपके स्प्लीन होती है और उसी में जो है ये ब्लड का मतलब स्टोर होता है ये। और स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं आपका। स्प्लीन को किस नाम जानते हैं, तो ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। और आरबीसी का कब्रगाह भी इसको कहा जाता है, ठीक है ना। ग्रियाड, आरबीसी का ग्रियाड भी इसको कहा जाता है आपका, कब्रगाह आपका। आगे हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। अगर हम लोग बात करें कोलेस्ट्रॉल के बारे में तो यह 200 ग्राम होना चाहिए प्रति डेसीलीटर में। एक सामान्य मनुष्य में आपका 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर में कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा हो रहा है तो खतरा है उसके लिए। जैसे आप लोग अगर ऑयली चीज़ों को खा रहे हैं, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में घी का सेवन करना या काजू बादाम किशमिश वगैरह, काजू बादाम खास करके जो ऑयली चीज़ें होती हैं उनका अगर आप अधिक सेवन करते हैं तो ब्लड में एक चिपचिपा पदार्थ होता है, वो जाकर के हार्ट में जो है वो जम जाता है और हार्ट को फंक्शन नहीं करने देता है, जिसके कारण व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है आपका, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर ब्लड में बढ़ती है तो नुकसानदायक है आपका। इसका कितना एक लेवल है, तो 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर है आपका, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हीमोग्लोबिन के बारे में। यहाँ पे देखिए आप हीमोग्लोबिन की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो मेल में कितनी होनी चाहिए, तो 14 से 16 ग्राम होना चाहिए प्रति 100 ml ब्लड में आपका। यानी कि हीमोग्लोबिन की मात्रा की अगर आप बात करते हैं तो ये 14 से 16 ग्राम होना चाहिए प्रति 100 ml ब्लड में। और एक चीज़ आप जानिए कि ये जो हीमोग्लोबिन है आपका ना, इसी के कारण हमारा ब्लड लाल होता है। ये सवाल भी पूछा जाता है कि किसके कारण हमारा ब्लड रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है जो लाल रंग को देता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। फीमेल में 10 से 14 ग्राम प्रति 100 ml ब्लड होता है आपका। प्रति 100 ml में हीमोग्लोबिन की मात्रा जो है वो 10 से 14 ग्राम होती है आपका। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप। इसके बाद है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने की थी आपका। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, विलियम हार्वेल ने की थी, विलियम हार्वे ने की थी आपका। अगला यहाँ पे पॉइंट है आपका कि काकरोच के खून का रंग सफ़ेद होता है। और ये सवाल भी कई बार पूछा गया है कि काकरोच के खून का जो रंग होता है वो सफ़ेद क्यों होता है, तो उसका रीज़न है कि उसमें हीमोलिम्फ नामक वर्णक पाया जाता है। देखिए जो ब्लड का जो कलर है वो जो वर्णक होते हैं उस पर निर्भर करता है आपका, ठीक है ना। तो हीमोलिम्फ वर्णक जो है ये सफ़ेद रंग को देता है, जिसके कारण जो है काकरोच का रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। उसी तरह से आप अगर हम लोग ऑक्टोपस के खून की बात करते हैं आपका, तो ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वो नीला होता है आपका। कैसा होता है, नीला होता है। और किसके कारण होता है, तो हीमोसाइनिन नामक इसमें वर्णक होता है, जिसके कारण आपका इसका खून नीला होता है आपका ऑक्टोपस का, ठीक है ना। अगला हम बात करें रक्त के कार्य, यानी कि ब्लड का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, हम लोग इसकी बात कर लेते हैं आपका। तो इसके जो वर्क होते हैं ये ताप को क्या करता है, संतुलित करते हैं। यानी कि जो ब्लड होता है ना वो ताप को संतुलित करता है, हमारे शरीर के ताप को मेंटेन रखता है। अगर ब्लड का सर्कुलेशन बंद तो हमारी शरीर ठंडी पड़ जाती है। इसीलिए जब कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है ना तो उसकी बॉडी क्या होती है, ठंडी हो जाती है। अगर आप ऐसे भी समझो, अगर आप वर्क कर रहे हो तो बॉडी हीट रहेगी आपका। जैसे में आप ये समझो, अगर इस हाथ को अगर रगड़ रहे हैं आप तो ये हीट देगा आपको, या वर्क कर रहे हैं आप तो हीटिंग रहेगी, दौड़ रहे हैं तो हीटिंग रहेगी। इसी तरह से ब्लड शरीर में अगर दौड़ रहा है तो ये ताप को मेंटेन करके रखता है आपके शरीर का, ठीक है ना। अगला है पोषक तत्वों का परिवहन करना। अब बात ये होती है पोषक तत्वों के परिवहन की, जैसे हम लोग कोई चीज़ अगर खाते हैं तो जो हमें आयन मिलता है, जो हमें विटामिन्स मिलती है, या जो हमें खनिज लवण मिलते हैं, उनको ये बॉडी में क्या करता है, पूरा ऑपरेट करता है, पूरा पहुंचाता रहता है आपका सारे ऑर्गन के पास। तो इसलिए आप कहेंगे कि पोषक तत्वों का परिवहन करना इसका कार्य है आपका ब्लड का। गैसों का परिवहन करना, जो गैसें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जैसे ऑक्सीजन, ये हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है और हम लोग ऑक्सीजन को प्राणवायु के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे लंग्स है आपका, फेफड़े को आप मान लो कि ये एक डब्बा है, हवा का क्या है, डब्बा है। और उसमें अगर हम लोग सांस ले रहे हैं, सांस जब व्यक्ति लेता है तो उसमें हवा भर जाती है और उसमें से जो ऑक्सीजन होता है उसको ब्लड लेकर के क्या करता है, पूरे शरीर में मतलब पहुंचाता है, जहाँ जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है सबको, ठीक है ना। और फिर CO2 अपने साथ में लेकर के ये वापस आता है, यानी कि गैसों का भी ये संचरण करता है आपका। तो गैसों का परिवहन करना इसका काम है, O2 और CO2 को, ठीक है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन, उत्सर्जी पदार्थ मतलब जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी ना हो, एक तरह से हम आप जैसे अगर आप भोजन कर रहे हैं तो उसमें यूरिया की मात्रा या जो चीज़ें डिस्चार्ज करने वाली हैं, जिसको शरीर त्यागना चाहती है, उनको ले करके ये बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है। या कोई अगर मतलब जो हमारे ब्लड में हो, जैसे आप यूरिया वगैरह का सेवन कर रहे हैं, आप भोजन कर रहे हैं तो उसमें यूरिन वगैरह की मात्रा होती है, यूरिया की मात्रा होती है भोजन में,
तो उसको अगर बाहर निकालना है, डिस्चार्ज करना है, तो ये ब्लड क्या करता है, जो हानिकारक चीज़ें हैं उनको ये सर्कुलेट करता रहता है और बाद में किडनी उसको क्या करती है, फिल्टर करके उसको अलग कर देती है, यूरिन के फॉर्म में डिस्चार्ज कर देती है आपका। ठीक है। रुधिर का मापन जो है हीमोसाइटोमीटर से किया जाता है। हीमोसाइटोमीटर में क्या होता है, आरबीसी कितना है, वाटर कितना है, प्लेटलेट से कितना है, आरबीसी कितना है, इन सारी चीज़ों की मात्रा को ये डिसाइड कर देता है आपका। तो रुधिर का मापन हीमोसाइटोमीटर में किया जाता है। ये रहा इसके वर्क के बारे में। आइए हम लोग थोड़ा सा इधर बात कर लेते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट्स ब्लड में होते हैं, खून में पदार्थों की मात्रा। हम लोग ये देख लेते हैं कि खून में पदार्थों की मात्रा क्या होती है। ठीक है, किन पदार्थों से मिल करके खून बनता है आपका। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें खून में पदार्थों की मात्रा को, तो दो प्रकार के पदार्थ इसमें होते हैं। एक होता है लिक्विड पार्ट और एक होता है यहाँ पर सॉलिड पार्ट आपका, या आप ये कहेंगे कि ये ठोस पदार्थ और ये तरल पदार्थ। बहुत सी किताबों में मिलेगा आपको कि ये 60% और 40% के फॉर्म में होते हैं। बहुत सी किताबों में मिलता है कि 55% और 45% का इनका एवरेज होता है आपका। तो तरल पदार्थ यानी कि प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है आपका, तो ये 55% से 60% के आसपास होती है। और ठोस पदार्थ की बात करेंगे जिसे हम लोग रुधिराणु कहते हैं, तो इसकी मात्रा कितनी है आपका, 45 या 40% होती है आपका। ठीक है। अब एक चीज़ जानिए यहाँ पे, जो ये प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा मतलब ब्लड में जो तरल पदार्थ है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं आपका। और प्लाज्मा के साथ में कुछ पार्टिकल भी होते हैं, कुछ ठोस चीज़ें भी होती है हमारे ब्लड में, जैसे आपका आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, उसके बाद बिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट्स हो गए, ये सभी होते हैं। तो ये रुधिराणु में होते हैं आपका। यहाँ पे प्लाज्मा में दो प्रकार के चूँकि प्रोटीन होते हैं इसमें प्लाज्मा में, और उनका काम यही होता है कि ब्लड को थक्का जमाना इनका मुख्य वर्क होता है। तो मुख्य रूप से इसमें फाइब्रिनोजेन प्रोटीन जो होता है प्लाज्मा में, इसका काम होता है थक्का जमाना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है हमारे ब्लड का। प्रोथ्रोम्बिन भी होता है, थ्रोम्बिन भी होता है, थोड़ी बहुत एल्बुमिन की भी मात्रा होती है आपका, प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका, खास करके आप फाइब्रिनोजेन को याद रखेंगे, इसका काम होता है ब्लड को थक्का जमाने में, ये बहुत सहयोग करता है आपका। रुधिराणु की अगर हम लोग बात करें सॉलिड पार्ट की, तो इसमें आप देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिम्बाणु। ठीक है ना, ये ब्लड में होते हैं आपका। और आरबीसी को हम लोग इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और जो प्लेटलेट्स है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्निकल नाम के अगर हम लोग देखा जाए उसका वैज्ञानिक नाम, तो थ्रोम्बोसाइट इसको हम लोग कहते हैं आपका। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि आरबीसी की मात्रा कितनी होती है। आरबीसी की मात्रा अगर हम लोग बात करें शरीर में, तो मेल में जो है आरबीसी की मात्रा होती है कितना, 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन प्रति 100 ml HB में आपका, यानी कि 100 ml हीमोग्लोबिन में इसकी मात्रा 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन होती है, अर्थात 50 लाख की संख्या में होती है, ये आप कहेंगे। फीमेल में कितना होती है, 4 से 4.5 मिलियन प्रति 100 ml HB में इसकी मात्रा होती है। अब सवाल में आपसे पूछ लेता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। और आप डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा होती है बॉडी में वो 10,000 होती है, और बिम्बाणु की मात्रा जो होती है वो 2 लाख होती है आपका। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देना, ये जो डब्ल्यूबीसी है और बिम्बाणु है ये महिलाओं में चाहे मेल हो चाहे फीमेल दोनों में लगभग समान होता है। सिर्फ ये जो अगर हम लोग बात करें कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो इसका जीवन काल जो है वो 2 से 4 दिन का होता है। यहाँ पर आप नोट करेंगे 4 डेज आपका जीवन काल, और प्लेटलेट्स का 7 डेज, 1 हफ्ते का इसका भी जीवन काल होता है आपका। ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इनके बारे में और पता कर लेते हैं। तो इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने ये जाना था कि ब्लड के बारे में कितनी इसकी मात्रा होती है, ये कहाँ पे बनता है। अब इसमें हम लोग जानेंगे आपका आरबीसी, एरिथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में कुछ और भी बातें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं आपका। ठीक है ना। और स्वस्थ रहने के लिए भी ये सभी चीज़ों को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये एक चीज़ देख लेते हैं आपका कि आरबीसी का आकार कैसा होता है। तो आरबीसी का आकार जो होता है गोल होता है, और ये बीच में चपटा होता है आपका। आप साइड पर भी इसको देखिए, इसका आकार कैसा होता है, गोल होता है, और बीच में ये कैसा होता है, चपटा होता है आपका। ऊंचाई पर जाने से जो है इसका आकार बढ़ जाता है। ये पूछता है कि ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी के आकार में क्या परिवर्तन होता है। तो ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी का आकार बढ़ जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर जाने में भी थोड़ी दिक्कत होती है आपका। ठीक है ना।
तो आरबीसी का आकार ऊंचाई पर जाने पर बढ़ जाता है। इसके बाद आपका लाइसोसोम नहीं होता है, इसमें जो होता है ये लाइसोसोम नहीं होता है, यानी कि आरबीसी में जो होता है वो लाइसोसोम नहीं होता है। अगर हम लोग एक तरह से बात करें आपका लाइसोसोम की, तो मरी हुई कोशिकाओं को जो है ये खाकर खत्म कर देता है। लाइसोम का कार्य क्या होता है कि मरी हुई कोशिकाओं को जो कोशिकाएं डेड करती हैं उनको ये खा करके खत्म कर देता है। तो इसमें आरबीसी में जो होता है वो लाइसोसोम नहीं होता है। इसमें केंद्रक भी नहीं होता है, यानी कि आरबीसी में क्या होता है केंद्रक भी नहीं होता है, जिससे आप डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते हैं। आरबीसी से सिर्फ डीएनए टेस्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखेंगे। ये पूछता भी कि निम्नलिखित में से आरबीसी में किसकी उपस्थिति नहीं है, तो केंद्रक और लाइसोसोम ये दोनों आरबीसी में नहीं होते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, कंपटीशन में इसको कई बार पूछा गया आपका। और रुधिराणु में अगर सबसे अधिक मात्रा अगर देखा जाए किसकी होती है, तो आरबीसी की होती है रुधिराणु में। और एक विशेष बात यहाँ पर देखिए, पूछता है कि किस आरबीसी की कमी से जो है ये कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में पूछ लेता है। तो आरबीसी की कमी से अगर हम लोग देखें तो इनेमिया नामक बीमारी होती है आपका। और एनीमिया में अगर देखेंगे तो यहाँ देखिए कई चीजें, जैसे ब्लड कम होगा तो आरबीसी कम होगा, आरबीसी कम होगा तो एचबी कम होगा, और एचबी कम होगा तो आयरन कम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये सिद्धांत है। या इधर से आप देखें अगर आयरन शरीर में कमी है आयरन की, तो जाहिर सी बात है कि हीमोग्लोबिन की कमी होगी, तभी आयरन की कमी होगी। और हीमोग्लोबिन अगर कम है यानी कि आरबीसी भी कम है शरीर में, तभी तो हीमोग्लोबिन भी कम है। और अगर आरबीसी कम है तो जाहिर सी बात है कि ब्लड कम है आपका। तो एनीमिया बीमारी के लिए कई सवाल यहाँ पे किए जा सकते हैं, जैसे हो सकता है कि ऑप्शन में एचबी, आरबीसी या ब्लड न दिया हो, सिर्फ आयरन दे दिया हो, तो आयरन की कमी से भी एनीमिया होती है। एचबी की कमी से एनीमिया हो जाएगा, आरबीसी की कमी होगी तो भी एनीमिया है आपका, और ब्लड की कमी होगी तो एनीमिया होगा। यानी कि ये कई तरह से घुमा करके आपसे सवाल किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूजन नहीं पड़ेंगे, इसको ध्यान में रखेंगे आपका। इसके बाद है कि हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा सेल आरबीसी का ही होता है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। पूछता है कि हमारे ब्लड में सबसे अधिक सेल किसकी होती है, तो सबसे ज़्यादा सेल आरबीसी को होता है आपका, ठीक है। इसको नोट भी करते हैं चले आप लोग। हमारे शरीर में रुधिर की सबसे छोटी कोशिका है आरबीसी, यानी कि ये जो आरबीसी है ये हमारी बॉडी में अगर हम लोग देखें तो रुधिर की सबसे छोटी कोशिका होती है आरबीसी। एक चीज़ ध्यान दो कि जिसकी मात्रा अधिक होगी, ठीक है ना, उसकी जो अगर हम लोग देखें जो उसका आकार होगा वो छोटा होगा आपका, और जिसकी मात्रा कम होगी उसका आकार बड़ा होगा। यानी कि ये जो WBC है ये 1000 में होता है, इसका आकार क्या होगा, बड़ा होगा, और ये लाखों में होता है इसलिए इसका आकार क्या होगा, छोटा होगा आपका, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखेंगे आप। इसके खोजकर्ता को बात पूछे कि आरबीसी की खोजकर्ता, तो एंटोनी वान लीवेनहॉक जी हैं इसके खोजकर्ता आपका। यहाँ पे आप देखेंगे एंटोनी वान लीवेनहॉक आपका। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं WBC के बारे में आपका। एक चीज ध्यान दो आप सभी लोग कि ये जितने भी पॉइंट्स इस स्लाइड में लिखे गए हैं ये एकदम ठोस पॉइंट है, और परीक्षाओं में एकदम सटीक इनको पूछा जाता है ऐसे ही, तो आप मिस नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ों को नोट करते चलिए आप लोग। WBC को वैज्ञानिक नाम में हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। ये पूछा गया सवाल कई बार कि WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है, व्हाइट ब्लड सेल का वैज्ञानिक नाम क्या है आपका, तो ल्यूकोसाइट इसको हम लोग कहते हैं आपका। इसका आकार अनिश्चित होता है, जैसे आप अमीबा वगैरह का आकार होता है अनिश्चित, इनका कोई निश्चित आकार नहीं है, तो WBC का आकार अनिश्चित होता है। इसमें केंद्रक होता है, देखिए WBC में जो होता है वो केंद्रक होता है आपका, ठीक है ना, लेकिन आरबीसी में जो है वो केंद्रक नहीं होता है। एक चीज ध्यान में रखेंगे, ये रोग से हमारी रक्षा करती है, क्या करती है, रोग से हमें बचाती है, यानी कि WBC जो है ये बीमारियों से हमें बचाता है। अब देखिए इसके प्रकारों के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं, कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट है आपका। एंटीबॉडी ये क्या करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे कोई चीज अगर हमारे शरीर में आता है तो ये एंटीबॉडी तुरंत खबर कर देता है लिम्फोसाइट को, क्या करता है, लिम्फोसाइट को जाकर के ये बताता है कि देखो शरीर में कोई वायरस आ गया। अब जैसे ये लिम्फोसाइट को बताएगा ना, बस ये लिम्फोसाइट तुरंत जो है जाएगा और सीधा उस पर अटैक कर देगा आपका, ठीक है। और इसके आकार की बात करते हैं तो टी सेल, यानी कि जो इंग्लिश का जो वर्ड होता है टी होता है ना, उसके आकार का ये लिम्फोसाइट होता है। तो पूछता है कि टी सेल के नाम से निम्नलिखित में से किसे जानते हैं, तो टी सेल के नाम से हम लोग लिम्फोसाइट को जानते हैं। ये चीज ध्यान में रखेंगे आप लोग। तो सीधे हमला कौन करता है, लिम्फोसाइट करता है आपका। अगर ये भारी पड़ गया तब तो उस वायरस को मार देगा, और नहीं तो अगर नहीं भारी पड़ा अगर तो फिर दिक्कत होती है आपका, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, जैसे अगर ये तो मान लो अगर डायरेक्ट मार देगा तो ठीक है, ये भी पूछता है सवाल में कि WBC का वो कौन सा भाग है जो सीधा हमला करता है किसी वायरस पे, तो हो जाएगा आप लिम्फोसाइट आपका हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे ध्यान से बात, जब ये लिम्फोसाइट मार देता है ना, तो ये जो मोनोसाइट होता है
ये उसको खा जाता है, भक्षण कर लेता है, क्योंकि अगर ब्लड में वो बीमारी वैसे पड़ी रहेगी तो फिर उसका फैलाव हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये क्या करता है, मोनोसाइट उसको खा जाता है, इसलिए खाने की वजह से इसका आकार भी बड़ा हो जाता है। तो ये सबसे बड़े आकार का होता है मोनोसाइट आपका। लेकिन ये खाता तब है जब ये न्यूट्रोफिल नहीं खाता, यानी कि न्यूट्रोफिल अगर नहीं उसका भक्षण किया है तो मोनोसाइट उसका भक्षण कर लेता है। और एक चीज ध्यान देंगे, ये जो मोनोसाइट और ये न्यूट्रोफिल्स हैं आपका, अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी, यानी कि हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा जो इम्यूनिटी, एडवांस इम्यूनिटी देने का काम जो है ये मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स ये दोनों करते हैं। आपका एडवांस इम्यूनिटी हमारे शरीर को देते हैं। जब ये लिम्फोसाइट हार जाता है, जैसे मान लीजिए कि हमला करने डायरेक्ट गया, अगर ये हार गया ना तो फिर ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं, और ये दोनों बड़े समझदारी से लड़ते हैं। ये क्या करते हैं कि उसका प्रोटीन बनाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो मोनोसाइट होता है ये ब्रेन सेल का निर्माण करता है। जैसे मान लीजिए कि अभी कोविड का टीका सबको लगा है, तो जो डेड कोरोना वायरस थे हमारे शरीर में छोड़ दिए गए, और जब छोड़े दिए गए वो, तो उनसे लड़ने के लिए जो मोनोसाइट है इसने जो है एंटीबॉडी बना लिया आपका। अब वो जब भी आपके अंदर अगर वायरस अटैक करता है, चाहे कोविड वायरस अगर अटैक करता है, तो पहचानने में इसको दिक्कत नहीं होगी। ये क्या करेगा, तुरंत उसको पहचान लेगा, क्योंकि पहले से इसने प्रोटीन वो बना रखी है, वो एंटीबॉडी बना रखा है मोनोसाइट। तो ब्रेन सेल का निर्माण ये मोनोसाइट करता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट ये दोनों। अब यहाँ पर आप लोग बात करते हैं बेसोफिल्स का। फिलहाल इन सबों का बहुत बड़ा योगदान नहीं होता है, लेकिन इसको समझ लीजिए। बेसोफिल्स का काम ये होता है, ये केमिकल बनाता है, दो तरह का केमिकल बनाता है ये, एक हिस्टामिन और एक हिपैरिन। तो ये पूछता है कि ये हिस्टामिन हिपैरिन नामक जो केमिकल होते हैं किसके द्वारा बनते हैं, तो बेसोफिल। ये भी आपका WBC का भाग है, और ये बनाता है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन का काम क्या होता है, एलर्जी करवाना। जैसे मान लीजिए आपको एलर्जी हो किसी चीज़ से, जैसे धूल से एलर्जी है, या एनीवन पानी, कुछ भी ऐसा आप समझ लो, कुछ खाने पीने से एलर्जी हो जिसको आप खा लेते हो तो आपको नुकसान करता हो, तो ये एलर्जी करवाता है। और एलर्जी इसलिए करवाता है, जैसे आपके बॉडी के लिए जो चीज़ नुकसानदायक है ये हिस्टामिन समझ लेता है कि ये चीज़ आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। अब नुकसानदायक है तो आप तो समझेंगे नहीं। अब ये क्या करता है, जैसे एलर्जी करवा देगा, बस आप समझ जाएंगे कि इसको हम खाएं, नुकसान हुआ है। अब ये बेसोफिल तुरंत जो है हिस्टामिन स्रावित करेगा और एलर्जी होगी। और जब आप एंटी एलर्जिक दवाओं को खा लेते हैं तो ये हिस्टामिन का स्रवण बंद हो जाता है, ठीक है ना, और आपको एलर्जी फिर नहीं होती। यानी कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये जो एलर्जी हुई है जिस चीज़ से, वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक है आपका। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो ये भी क्या करता है, वो बचाने का ही काम करता है, यानी कि जो हिस्टामिन है ये बचाने का काम करता है। हिपैरिन के बारे में आप लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड को जो है थक्का बनने से ये रोकता है हिपैरिन आपका। किसके द्वारा ये स्रावित होता है केमिकल, तो बेसोफिल्स के द्वारा। तो ब्लड में कौन थक्का नहीं जम, शरीर में कौन ब्लड को थक्का नहीं जमने देता है, हिपैरिन जमने नहीं देता है आपका। ये चीज़ भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग बात करते हैं प्लेटलेट्स के बारे में, बिम्बाणु के बारे में। इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। इसका आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस के जैसा होता है। उत्तल लेंस आप जानते होंगे कि उत्तल लेंस का आकार कैसा होता है, तो ये इसका आकार जो होता है ना, ये उत्तल लेंस के जैसा होता है। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे, ऐसे आपका इसका आकार जो है ये उत्तल लेंस के जैसा होता है, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें भी क्या होता है, केंद्रक नहीं होता है आपका, ठीक है ना। और ये क्या करता है, हमें शक्ति प्रदान करता है। बिम्बाणु या आप प्लेटलेट्स को देखें तो ये हमें शक्ति प्रदान करता है, एनर्जी प्रदान करता है। जैसे आप छोटे बच्चों को देखे होंगे, उनके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में भरी होती हैं, पर्याप्त मात्रा में होती है, जिसके कारण वो हमेशा चंचल रहते हैं, हमेशा जो है देखेंगे तो चूल चाल करते रहेंगे, वो सब सही से बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है ना। और जब आप एक वयस्क इंसान है, वो देखेंगे थोड़ी देर बाद थक जाएंगे, सोने लगेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे बस सुस्ती आ जाएगी, थक जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है तो इन सारी चीज़ों की भी कमी होगी आपका, ठीक है ना। तो अगर आपको कभी सुस्ती महसूस हो तो मेरे हिसाब से आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें देखना चाहिए कि ये प्लेटलेट्स कम है कि क्या कम है। जब भी ब्लड की मात्रा कम होती है तो व्यक्ति को सुस्ती आती है आपका। प्लेटलेट्स का काम है शक्ति प्रदान करना। डेंगू की बीमारी में ये क्या होता है, कम हो जाता है, यही कम हो जाता है आपका, ठीक है ना। जब व्यक्ति को डेंगू की बीमारी होती है तो प्लेटलेट्स क्या होता है, कम हो जाता है, और एकदम उसको चला नहीं जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इसको बढ़ाने के लिए आप फल वगैरह का सेवन करेंगे या जो गिलोय वगैरह है उसका सेवन करेंगे तो ये बढ़ता है आपका। और बकरी की दूध इसके लिए सबसे अधिक फायदेमंद होती है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो येलो बोन मैरो में इसका निर्माण होता है आपका, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए ये सारे मैटर का, और इसको आप नोट भी करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो
आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की आपका ब्लड के बारे में, जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे उन सारी बातों को हम लोगों ने आज चर्चा कर लिया आपका, ठीक है ना। और ये चीज़ आप सभी लोग नोट भी कर लेंगे, और नोट करने के बाद जो है इसे आप रिपीट भी करेंगे, ऐसा नहीं खाली छोड़ दें आपका, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है आपका, ठीक है। तो आज के लिए बस हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।